Good afternoon, friends. Welcome on the platform of Shahid Pramod B.Ed College for the online classes of Physics Part 1, and today's topic of discussion is Principle of Equivalence. So, in the recent classes, we have discussed about the inertial masses and gravitational mass. So, this inertial mass is related with inertia and gravitational mass is related to gravity. So, we have defined the inertial mass. So, it is the amount of external force when applied with unit acceleration, or it is the ability of any body which opposes the acceleration, that is called inertial mass. And in the gravitational mass, this is the amount of gravitational pull which Earth is applying towards any body. So, ये जो inertial mass है और जो gravitational mass है उसके बीच में क्या relation है? So, this principle is totally based upon that. So, इसमें एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जैसा मैंने बताया भी था कि inertial mass और gravitational mass में जो सबसे बेसिक एक समानता ऐसा है कि दिस इज डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन एंड दिस इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन, बट दिस एक्सेलरेशन दैट इज एफ इक्वल टू एम आई इंटू ए. इफ यू फाइंड आउट द एम आई देन इट कम्स अपॉन एफ इंटू ए. सो दिस इज द एक्सेलरेशन इन ट्रांसलेटरी मोशन यू कैन से, एंड विल फाइंड आउट द एम जी. That is, it is also f upon g, but this g is acceleration due to gravity. So, we compare both two, then it seems to be a equivalence, यानी कि दोनों एक जैसा दिख रहा है. But this concept is not so easy, because ये जो ग्रेविटी था जो सबसे पहले किसी ने पता लगाया था तो वो था न्यूटन. और न्यूटन ने ही यही दिया था द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंटम. तो ये दोनों न्यूटन ने दिया था, लेकिन न्यूटन ने ये बता नहीं पाया था कि ये जो ग्रेविटी है this is totally anonymous of acceleration due to translatory motion. तो ये करने के लिए आइंस्टाइन ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी दिया था उसके पहले इन्होंने ये प्रूव किया था कि व्हाट एवर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज आइडेंटिकल टू द फोर्स which is acting in the intergalactical space where there is no gravity. यानी कि ग्रेविटी रहे या नहीं रहे, the impact of force is same, and that is the called of principle of equivalence. लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, the frame of reference. What is the frame of reference? तो ये जो frame of reference है वो क्या बताता है कि किसी भी चीज को आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो कहां से कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जैसे इफ यू आर सिटिंग इन ए कार, सो व्हेन कार इज मूविंग, सो अलोंग विथ यू आर सिटिंग इनसाइड द कार, तो आप भी मूव कर रहे हो. तो अगर हम आपको डिफरेंस पकड़ेंगे, अगर मैं कार में बैठा हूं और मैं भी एक्सलेट कर रहा हूं साथ में,
तो मेरे रेफरेंस में ये जो कार की स्पीड है इट इज स्टेशनरी, क्योंकि दोनों का जो रिलेटिव मोशन है वो जीरो है, बिकॉज कि बोथ आर मूविंग along the way in the same situation. So this is the called frame of reference. But whenever if you are standing on the road and in front of you car is moving, it means that with respect to you the car is in moving condition and you are stationary. यहां वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपका देखने का नजरिया वो बदल रहा है. सो दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो फॉर द टाइम ऑफ कन्वीनियंस वी नीड टू डिस्कस अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग टू टाइप्स. फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसके दो टाइप्स है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स कि अगर किसी भी चीज को आप कहेंगे कि यह एक्सेलरेटेड है तो किस कंडीशन में होगा? दो कंडीशन में होगा कि अगर उसका पहला वेलोसिटी चेंज हो रहा है और दूसरा डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और दोनों हो रहा है, देन यू कैन से एनीबॉडी इज इन एक्सेलरेशन. अगर दोनों फिक्स है, इफ यू आर मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन, इफ आर नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन, then one can say you are moving with constant acceleration. Constant acceleration. And when such condition is achieved, or the frame of reference where the acceleration is constant throughout the journey or throughout this time period, then this is called the inertial frame of reference. Means acceleration is constant. There is no change in velocity, neither in magnitude nor in direction. Okay, this is the one point, that is inertial frame of reference, and you can say this is non-accelerated frame of reference. And the second type, that is called non-inertial frame of reference, where there is some acceleration. So it is also called accelerated frame of reference. Means in this frame of reference, anybody is changing their direction in magnitude as well as in direction, both. यानी कि वहां पे उसका वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अर्थ इज मूविंग, सेंटर पे जो अर्थ घूम रहा है, सो दिस इज रोटेटिंग इन रोटेटिंग मोशन एंड इट डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये जो अर्थ जो मूव कर रहा है, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये दोनों चीज समझना जरूरी है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फ्रेम ऑफ इक्विवेलेंस का जो प्रिंसिपल है उसको समझने के लिए ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना जरूरी है. दिस इज वन थिंग. अनदर थिंग जो इक्विवेलेंस प्रिंसिपल में बताया गया, कि जैसा एफ ए इजकल टू एम आई इंटू ए एंड एफ जी इजकल टू दैट इज जी एम एम जी अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एम इज जी इज द मास ऑफ एनीथिंग, एनीबॉडी, दिस एम इज मास ऑफ द अर्थ, देन दिस स्मॉल जी इजकल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर,
So this Fg can be written as mg into g. Okay? Or in case of free fall, both the force will be same, that is Fa will equal to Fg. अब ये चीज समझना जरूरी है कि Fa इक्वल टू Fg कैसा होगा। अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा mi इक्वल टू mg, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। मींस कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल मास इज नथिंग बट द इनर्शियल मास। इसी को समझने के लिए तो हमको प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस समझना है कि है क्या ये। तो आइंस्टीन ने ये बताया कि सपोज करो कि आप जमीन पे खड़े हो, पहला कंडीशन। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन कि इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा आपका, द फर्स्ट केस, सपोज दिस इज अर्थ और यहां पे एक लिफ्ट रखा हुआ है या समथिंग, कुछ भी ऐसा रखा हुआ है जिसमें आप खड़े हैं। तो यहां पे अर्थ है ये और आप खड़े हैं स्टेशनरी। इसका मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन जीरो है। जब आपका एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब कि आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े हैं। और चूंकि आप अर्थ से टिके हुए हैं, अर्थ पे खड़े हैं, इसका मतलब है कि यहां पे पुल लग रहा है mg। अगर आपका मास m है तो यहां पे mg पुल लग रहा है, और इसके अपोजिट में आपका एक नॉर्मल फोर्स Fn लग रहा है। सो दैट इज ओके, यानी कि हम खड़े हैं, इसका मतलब हर अर्थ हमको एक ग्रेविटेशनल पुल से अपनी तरफ खींच रही है, दैट इज नथिंग बट mg। और उन्होंने एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया, व्हेन एनीबॉडी एंड यू योरसेल्फ is in intergalactical space। intergalactical space means कि आप इस अंतरिक्ष से बाहर हो जहां पे ग्रेविटी है ही नहीं, यानी कि आउट ऑफ ग्रेविटी, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पुल नहीं कर सकता है, यानी कि नो ग्रेविटी कंडीशन। और वहां पे आप खड़े हो, लेकिन आप खड़े रह नहीं सकते हैं। यहां पे एक रॉकेट आपको ऊपर की तरफ ले जा रहा है और इट इज हैविंग सम एक्सेलरेशन। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा, जो रॉकेट के द्वारा लगाया गया है, तो सिंस दिस इज हैविंग सम एक्सेलरेशन हियर, सो दिस Fn एंड दिस Fn इज सेम। यही तो आइंस्टाइन ने बताया था कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप चेंज भी करोगे, तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो बॉडी का मास होगा, वो ग्रेविटेशनल पुल में जैसा मास होगा, वह दोनों एक जैसा प्रतीत होगा। बोथ आर नॉट डिफरेंट, बोथ आर सेम। जैसे ऐसा आप समझो कि जब आप यहां पे लिफ्ट में खड़े हैं, जहां पे आपकी कोई ग्रेविटी नहीं लग रही है, जैसे आप चांद पे चले गए, अगर वहां पे आप खड़े हैं तो आपको वेटलेसनेस का फीलिंग आएगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास जीरो द्रव्यमान है, वी आर हैविंग नो मास। और सपोज करो कि आप छत से नीचे कूद रहे हो, तो जिस मोमेंट में आप अर्थ और छत के बीच में हो, उस समय आपको क्या फीलिंग आता है कि हमारे पास कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है कि हमारे पास कुछ बड़ी। एक्चुअल मास आपका होगा 50-60 केजी, आपका जो मास है वो होगा, लेकिन उस समय जो फीलिंग होगा आपका, दैट इज इक्वल टू बी जीरो। यानी कि आपको लगेगा मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं। वो जो फीलिंग है वो दोनों केस में दोनों के मास को इक्वेट करता है। जो आपको फील हो रहा है, उसी फीलिंग को आइंस्टाइन ने साबित किया था कि बोथ आर सेम। इसी चीज को तो हम साबित करने के लिए बैठे हैं आप। इसका मतलब है कि इफ यू हैव टू डिफाइन द इक्विवेलेंस प्रिंसिपल,
then you can define like gravitational mass and inertial mass is equivalent. The simple definition of this. You can write down what the equivalence principle says. The gravitational mass and the inertial mass are equivalent. The simple and sweet statement made by Einstein. The gravitational mass and the inertial mass are equivalent. In other words, you can define it. An accelerated frame of reference और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मैं बता दिया हूं आपको, जहां पे कुछ एक्सेलरेशन है. So an acceleration reference frame can be made that mimic means identical. Mimic means लगभग सेम. इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? रेशियो सेम होना चाहिए. Mimic of presence of gravitational force. Mimic of presence of gravitational field you can say. यानी कि दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दोनों एक दूसरे का मिमिक है, यानी कि बोथ आर नॉट डिफरेंट. और इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि अगर छत पर से एक पंख जो होता है और एक हथौड़ा दोनों को गिराया जाए तो पहला कौन गिरेगा? ऑफ कोर्स हथौड़ा पहले गिरेगा. क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, वेट ज्यादा है. बट दिस इज एप्लीकेबल इन दैट ऑफ ग्रेविटी केस, यहां पे ग्रेविटी जीरो है, लेकिन ग्रेविटी के साथ साथ एक एयर रेजिस्टेंस भी प्ले करता है रोल. अगर वहां से एयर रेजिस्टेंस को हटा लिया जाए तो दोनों एक साथ में गिरेगा, लेकिन एयर रेजिस्टेंस हटा लेने के बाद दैट इज नथिंग बट द इंटरगैलेक्टिकल स्पेस, वहां पर ग्रेविटी रहेगा ही नहीं. तो इन बोथ द केसेस दोनों का मास तो सेम कंसीडर होगा ना, तभी तो एक साथ दोनों नीचे गिरेगा. अगर एयर रेजिस्टेंस को हटा लिया जाए तो एक हथौड़ा और एक पंख जिसका कुछ वेट नहीं रहता है वो दोनों एक साथ नीचे गिरेगा. यही चीज तो साबित किया था किसने? आइंस्टीन. So that the statement, an accelerated frame of reference can be made that mimic of the presence of gravitational field. Okay. और इस चीज को हम प्रूफ करेंगे. तो कैसे प्रूफ करेंगे? Suppose we will discuss the two case. That is case 1. Suppose there is a body having mass ma is standing on earth with no acceleration. You can make this figure. Earth acceleration is 0, so this will be Fn, that is ma into g. अगर आप अर्थ पे खड़े हैं
तो अपने आप एक एक्सीलरेशन लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। तो अर्थ जिस पुल के साथ आप पूछेगा दैट इज m इंटू जी। सो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम ए इंटू जी, एम ए इंटू जी, और द वैल्यू ऑफ जी इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So Fn is equal to 9.81 into ma, that is equation 1। और यहां पे अर्थ हमने डाल दिया, इसका मतलब कि यहां पे निश्चित रूप से ग्रेविटी है। This is the one case and we have supposed the mass of CN is ma and we have calculated the Fn, that is normal force. This is opposite to the earth. Now we will discuss the second case. In the second case, suppose a body having mass mb is flying in an intergalactical space and you can write down in a bracket no gravity with acceleration is equal to 9.81. We have taken this value same like the value of g, meter per second square. Then you can make the figure like that. This is not the earth, you are flying with some rocket, you are here. So here also Fn will be force created by that acceleration. So in that case Fn is equal to, that is from second law of Newton, mb into a, means mb is into 9.81, means Fn is equal to 9.81 into mb. Let it be equation second. And now you can write down from the equivalence principle, normal force are same in both the cases. According to equivalence principle, normal force, that is nothing but Fn, will same in both the cases, means equation 1 is equal to equation 2, यानी कि दोनों केस में Fn का मैग्नीट्यूड जो हो दोनों बराबर होगा। तो पहला केस में क्या था, तो पहले केस में क्या था, जो Fn का वैल्यू था वो था 9.81 into ma and the second equation 9.81 into mb. So 9.81 9.1 cancel out, so ma is equal to mb, यानी कि both of cases mass will be equal.
means as far as concerned the principle of equivalence, the gravitational force, the mass due to gravitational force and mass due to that of acceleration, both are equivalent to each other. And what we have made the statement, if you recall, अगर आप देखेंगे तो मैंने तो यही बोला है कि ग्रेविटेशनल मास इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ इनर्शियल मास, and that is nothing but the equivalence principle. So you can say, means यहां पे आप देखेंगे तो ma जो था वो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो मास था वो था, और mb जो था वो इंटरगैलेक्टिकल स्पेस में जो तो मास था वो दोनों था, यानी कि बोथ द मासेस आर सेम, यानी कि दोनों के इक्विवेलेंट है. Means inertial mass is equivalent to gravitational field, or gravitational mass you can say. So actually this is the principle of equivalence. यानी कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन द प्रिंसिपल इक्विवेलेंस, देन यू हैव टू एक्सप्लेन फर्स्ट व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यू हैव टू डिफाइन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज एक्सेलरेटेड मीन्स नॉन इनर्शियल, एंड सेकेंड वन इज नॉट एक्सेलरेटेड मीन्स इनर्शियल. एंड whenever you will define the frame of reference, then you will have to make a statement, actually what is the equivalence principle, in which we have to make a two statements. First statement is inertial mass is equivalent to its gravitational mass. Second one is the accelerated frame of reference is the mimic of the gravitational field. Then you will have to take two cases. In first case we have to consider a mass or consider a body who is standing on the earth having zero acceleration. We have to find out the Fn, that is normal force. In the second case you will have to consider a body which is flying in the intergalactical space with some acceleration equal to acceleration due to gravity. Then you have to again find out the normal force. बाद में उस दोनों फोर्स को आपको अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम equivalent principle, the force acted in both the case will same, then you will derive the equation, that is m is equal to mb, and that is the actually inertial mass is equal to gravitational mass, and this is the equivalence of principle. बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है. Many times it has been already asked, और हो सकता है कि अभी भी पूछा जाए. तो टुडेज टॉपिक वाज इक्विवेलेंस प्रिंसिपल. ये मुझे लग रहा है कि बहुत क्लियर है. और इन टुमारो क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. उसमें दो केस आते हैं, एक में स्फेरिकल सेल और दूसरे में एक और कुछ और केस है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे. फॉर टुडेज लेक्चर दैट्स इट. इन केस ऑफ एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. You will be given an appropriate answer. And for today's lecture, that's it. Thank you very much for watching the videos. Thank you.